मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? वो बाय जमात है जो अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ रही, दूसरे कहते हैं कि वो बाय जमात है जो अपना कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। असल में वो अपना कारकर्दगी पे नहीं, वो हमारा कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कहते हैं कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है? अगर कोई फिल्म किसी की कहानी चुरा कर बनाई गई हो तो उसे चरबा कहते हैं। सियासी जमातों के मंशूर ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि सियासत में भी चरबे का कॉन्सेप्ट है। चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया। बिलावल भुट्टो ने हर जलसे में जाकर मंशूर को दोहराया। इस दौरान नून लीग ने मंशूर कमेटी बनाई जिसने 27 जनवरी को मंशूर का ऐलान करना था। जब ऐलान हुआ तो चरबा निकल आया। चले मान लीजिए मुल्की मसाइल और जरूरियात में यकसानियत है, मगर हैरत अंगेज तौर पर क्या नून लीग के दानिश पर भी वही सोचते हैं जो पीपल्स पार्टी के दानिश पर सोचते हैं? फिर दूसरा बड़ा सवाल है कि दोनों बड़ी जमातों की एक जैसी बातों पर अमल दरामद कैसे होगा? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरे सेगमेंट में बात होगी साइफर केस की समाअत की, जिसमें आज जज और बानी पीटीआई के दरमियान तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी फाइल हवा में उछाल दी। ये बदतमीजी पहली बार नहीं हुई, इसकी एक तारीख है। 22 जनवरी को अहाता अदालत में सहाफियों से बात करने से रोकने पर सुपरिंटेंडेंट और बानी पीटीआई की तल्ख कलामी हुई थी। फिर 23 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी की प्रोसिक्यूटर के साथ तू मैं हुई। शाह साहब ने कहा, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है? इसके अलावा जजेस के साथ कई बार बदतमीजी की गई जो ऑन रिकॉर्ड है। आज अदालत के अहकामात पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की तरफ से दिए गए वकला अदालत में पेश हुए, जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकला सफाई पर अदम एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई ने जज से मुकालमा किया कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं, वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे? बानी पीटीआई के मौकफ पर जज ने कहा कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था मैंने दिया। वर्जिश के लिए साइकिल की फराहमी या फिर वकला से मुलाकात, आपकी दरखास्त मंजूर की। मेरे रिकॉर्ड पर 75 दरखास्तें हैं जो मुलाकातों से मुतालिक हैं। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इस पर जज ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर आप खुद जराह करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी गई मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। आज की इस कार्रवाई का अहवाल आपके सामने रखेंगे और आखिर में बात होगी हैदराबाद की सियासत की। हैदराबाद में कौमी असेंबली की 3 नशस्तें हैं जो NA 218 से NA 220 तक बनती हैं। यहाँ NA 219 और NA 220 पर सुन्नी तहरीक ने MQM की हिमायत का ऐलान किया है। NA 220 में TLP का वोट बैंक बहुत अच्छा है। NA 219 बुनियादी तौर पर MQM की सीट है जहां से पिछली बार साबिर कायम खानी कामयाब हुए थे। NA 218 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हैदराबाद में GDA का भी अच्छा वोट बैंक मौजूद है। शहरी इलाकों में MQM भी जबरदस्त होल्ड रखती है, लेकिन इस सबके साथ साथ पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हैदराबाद को मजहबी जमातों का शहर भी कहा जाता था। अब हालात बदल चुके हैं। क्या हालात हैं वो आपको बताएंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और हमारे पैनल में आज एक इजाफा, रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफी हैं, तज्जिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रिजवान साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों जमातों का मंशूर, नून लीग का और PTI का, हमारा फॉर्मेट है 90 सेकंड्स में आपको जवाब कंप्लीट करना होगा। क्या आपको मुमासलत नजर नहीं आती दोनों जमातों के मंशूर में, और इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि काबिल अमल होगी, और अगर काबिल अमल है तो फिर PDM हुकूमत में दोनों जमातें मौजूद थी, क्यों ना उन पे अमल दरामद हुआ? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो आपने आखिर में कहा कि दोनों जमातें जो थी वो एक हुकूमत का हिस्सा थी, ऐसी हुकूमत का कि जो PDM हुकूमत के अंदर मौजूद थी पिछले तकरीबन 16 माह, उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया? उसके अंदर उन्होंने जो कॉमन पॉइंट निकले हैं, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन लाना है जी, 1.5% करंट अकाउंट डेफिसिट महदूद करना है, 4 से 6% इन्फ्लेशन को लेके आना है, 13.5% टैक्स टू GDP रेशो, और जो है 60 बिलियन की एक्सपोर्ट, 5% से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट और 25% से नीचे पॉवर्टी, 40 बिलियन रिमिटेंसेस ओवरसीज वर्कर की, 18% इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, 70%
सेविंग टू जीडीपी रेशो, $2,000 पर कैपिटा इनकम और 3.5% फिस्कल डेफिसिट। पब्लिक वेजेस जो है उसके हवाले से कोई स्पेसिफिक फिगर देने से एतराज किया गया है। कुछ इसी तरह से मिलती जुलती बातें जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं, और फर्क यही है कि चूंकि मसाइल एक हैं तो तकरीबन हल भी एक ही तरह के सजेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो इसमें कैच है, और डॉक्टर फरक सलीम साहब इस हवाले से रहनुमाई कर सकते हैं कि ये होगा कैसे। आज नवाज शरीफ साहब से एक अहम सवाल पूछा गया कि आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो ये कैसे होगा, तो उन्होंने उंगली ऐसे ऊपर की तरफ उठा दी। भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, उन्होंने उंगली ऊपर की तरफ उठा दी कि जी ये बस अल्लाह करेगा। तो आप देखिए उनका अल्लाह ताला के ऊपर इतना काबिल ईमान है। रिजवान साहब, ऐसे तो पीपल्स हमें भी पार्टी अपने की ईमान को एक मजबूत अच्छी करना बात या चाहिए। प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि ये पैसा कहां से आएगा, वजारतों से पैसा बचाएंगे, या COP27 में जो प्लेजेस लिए गए थे उसकी मद में जो पैसा आएगा, उन्होंने कुछ ना कुछ बताई है तफसील। नून लीग ने ये नहीं बताया पैसे कहां से आएंगे, लेकिन ये बताया कि हम कोई ना कोई जादू करेंगे। रिजवान साहब, मेरा एक सवाल था कि क्या ये उंगली कोई अंपायर की तो उंगली नहीं थी, क्योंकि नहीं, अल्लाह की तरफ की मेरा ख्याल है। नहीं, उन्होंने अल्लाह की तरफ किया और अपनी उंगली उठाई है, किसी और की उंगली नहीं थी। ठीक है रिजवान साहब की बात मेरा ख्याल मुकम्मल हो चुकी है, यानी मामलात को अल्लाह पे छोड़ दिया गया है। अनवर साहब, वैसे मैं ना जब कोशिश कर रही थी कि कंपेयर करूं तो मुझे इतनी कंफ्यूजन हुई क्योंकि सारी बातें एक जैसी थी, अल्फाज तब्दील थे, लेकिन वही जो पीपल्स पार्टी पहले कह चुकी थी, नून लीग ने इतने दिन लेने के बाद इंतखाबात से 10-11 दिन पहले वही सब कुछ उठा के छाप दिया। मंशूर कमेटी बनी, काम हुआ। अब क्या अवाम की दुखती रग को पहचानती हैं ये जमातें, या पाकिस्तान के मसाइल असल में यही है जिनकी बात हो रही है, या ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए? अच्छा सलमा, पहली बात तो ये है कि ये उंगली वाली बात पे मैं कमेंट करूंगा कि ये वो उंगली है जो इमरान खान कहा, जो साबिक चेयरमैन पीटीआई कहा करते थे कि जब उंगली चले इसको दुरुस्त कर लेना, पकड़ा नहीं जाऊंगा कि वो तो स्लिप ऑफ टंग भी कहा जा सकता है कि जब उंगली उठेगी तो फिर सब कुछ ठीक होगा। अब ये देखना, इस उंगली को अगर नवाज शरीफ साहब ने रब की तरफ किया है तो फिर ज़ाहिर मामला तो रब ने दुरुस्त करने हैं, लेकिन ज़ाहिर जो पीटीआई वाले लोग हैं वो यही कहेंगे कि ये एम्पायर की अवाम भी वैसे रब की तरफ ही उंगली उठाते हैं, और उन्होंने क्या कमाल किया है। तो वो हुक्मरान ही ना उस तरफ देखते हैं, अगर देखें तो हालात बेहतर हो जाए। आपने ये भी ले सकते हैं कि अल्लाह ने करना है, ऐसे नहीं करना जी, ये नहीं तो बस 76 बरस से डॉक्टर साहब हो क्या रहा है, मुझे लगता है ना मुल्क में ये तो सब कह रहे हैं कि अल्लाह करेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं, अल्लाह ही चला रहा है सब कुछ, तो बाकी अल्लाह ताला चला रहे हैं। अच्छा, अब बात है मंशूर की। देखिए ना, मंशूर की बात है, आपके दोनों को मंशूर को जरा कंपैरिजन कर लीजिए। तालीम की बात की उन्होंने भी, तालीम की बात की, अदालती रिफॉर्म्स की बात की, माशी इस्लाहात की बात की, अदालती इस्लाहात की बात की, अवाम को रिलीफ देने की बात की। देखिए ये वो सारे मसाइल हैं जिनका इजहार मंशूर में किया गया है, लेकिन हम हमेशा एक बात करते हैं कि मंशूर पर अमल दरामद नहीं होता। किसी भी पार्टी ने ये नहीं बताया कि इन तमाम मसाइल से हुकूमत में आने के बाद उन्होंने कैसे नबुर्दजमा होना है। मुझे उनको बताना चाहिए ना अवाम को कि आपको माशी रिलीफ कैसे दिया जाएगा, उस एजेंडे का इजहार करना चाहिए था कि हमारी ये माशी टीम है, ये माशी टीम ये इस्लाहात करेगी, ये टाइम ड्यूरेशन होगा, ये साल है, इस साल में हम ये रिफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये करेंगे। ये तो किसी सियासी जमात ने बताया। ये जो मंशूर और जो गुफ्तगू की जा रही है जलसों में, सलमा, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है। देखिए ना, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं उनके वोट को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि नून मुखालिफ वोट जो है वो मुझे पड़ जाए, ताकि मेरे पास ज्यादा नशिस्तें और मैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में हूं, या कोई अच्छी पोजीशन मुझे हासिल हो जाए। अगर नवाज शरीफ की बात करते हैं तो उन्होंने तो उंगली उठा दी, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने भी ये नहीं बताया, 2 दफा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कि हमने इस्लाहात कैसे करनी है, मुल्क को इस गर्दाब से कैसे निकालना है, अपने हमसाया मालिक के साथ ताल्लुकात ऐसे अच्छे कैसे करने हैं। देखना, खारजा पॉलिसी, आपकी सिक्योरिटी इशूज हैं, आपके माशी इशूज हैं, आपने अवाम को रिलीफ देना है जी, वो जो हमेशा की तरह सलमा होता है। और फिर उससे देखे सितम ज़रीफी देखिए कि क्या इस मंशूर पर कभी अमल हुआ, कभी अमल नहीं हुआ। किसी सियासी जमात ने उस तरह अमल नहीं किया। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्चे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, नून लीग के मंशूर पे आपकी राय क्या है? देखिए, एक तो बात अभी शायद रईस साहब ने भी उठाई कि मिलते जुलते मंशूर हैं सभी जमातों के, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप 2018 का मंशूर निकाल के देखें PMLN का, तो आपको कॉपी पेस्ट लगता है। एक तो मंशूर मिलते जुलते हैं, एक पिछले मंशूर से उठा के कॉपी। आप देखिए कि 2018 में उन्होंने कहा था कि 20 लाख नौकरियां देंगे, और 2024 में कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तरीकाकार गायब है और टीम भी गायब है। ये नहीं बताते कि किसने करना है, टीम क्या है, तरीकाकार क्या होगा।
45% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। मंशूर में कहते हैं कि हम इसको 4% पे ले आएंगे। तरीकाकार क्या होगा, टीम है कौन सी करेगी, वो दोनों चीजें गायब है। एक्सपोर्ट्स का उन्होंने कहा कि हम $60 अरब पे ले जाएंगे, अभी हमारी एक्सपोर्ट्स है $30 अरब की। तरीकाकार क्या होगा, टीम कौन सी ये करेगी, ये चीजें गायब है। फिर उन्होंने कहा कि नैब बंद कर देंगे, ये 2018 में नहीं था। साथ ही जो अगला जुमला है वो ये कहते हैं कि जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनको हम मजीद मजबूत करेंगे, लेकिन नैब बंद कर देंगे, नैब खत्म करेंगे। तो ये समझ, अजय जो 2018 का था मंशूर वो 36 पेजेस का था, ये वाला 40 पेजेस का है, तो काफी सारा वो कॉपी पेजेस बढ़ा दिए, नया कुछ ऐड नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, आर्टिकल 62, 63 के ऊपर भी इस मंशूर में उन्होंने बात की है कि इसको हम ओरिजिनल शक्ल पे ले आएंगे, जो शायद जियाद साहब से पहले का था। अच्छा, अब मंशूर पाकिस्तान की सियासी जमातें अमल दरामद करने के लिए नहीं बनाती, ये उनका इरादा ही नहीं होता। देखिए, एक लेजिटिमेसी मिल जाती, क्योंकि दुनिया भर में सियासी जमातें अपना मंशूर बनाती हैं, ये मंशूर लेके आती हैं, इनको एक सियासी वो कानूनी हैसियत बन जाती है, इमेज बिल्डिंग बहुत हो जाती है, फिर नुकात मिल जाते हैं गुफ्तगू करने के, हम लोग बैठे हैं इन्हीं के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह इनकी पार्टी के लोग आएंगे टीवी पे, उनको नुकात मिल जाएंगे। तो ये ना सोचें कि इसके ऊपर अमल दरामद होने वाला है, ये सिर्फ हमारा मुंह बंद करने के लिए। हम भी तो रोज पूछते थे ना कि मंशूर नहीं आ रहा, उन्होंने कहा लो भाई आ गया मंशूर। आमिर सईद अब्बासी साहब, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि अब सिर्फ आप बचे हैं पूरे पैनल में, तो आपसे मैं चाह रही सारा कुछ इकट्ठा पूछ लूं। एक तो वो कह रहे हैं कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन पैदा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आबादी कंट्रोल करने का कोई मंसूबा लाएंगे, आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कह रहे हैं, डैम कैसे बनेंगे, बच्चों की तालीम की बात हो रही है, लेकिन वो निसाब के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं। वो जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए कोई मंसूबा उन्होंने नहीं बताया। क्या मौजूदा माशी ढांचे के साथ ये सब मुमकिन है, और क्या 5 साल में ये सब हो सकता है? और आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें जो मिसिंग है दोनों जमातों के मंशूर में, नून में और पीपी में? देख, थैंक यू। एक तो मेरा ये ख्याल है मंशूर दोनों सियासी जमातों का एक ही बंदे ने बनाया है, शायद दोनों ने फिर बाद में तब्दील कर दिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो सबको मालूम है कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें मंशूर के ऊपर बहुत ज्यादा अमल नहीं किया जाता। उसकी एक शायद वजह यह भी है कि ना जो वोटर है वो कभी किसी अपने सियासी रहनुमा से पूछता है कि आप किस मंशूर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ वोटर्स की प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट हैं। किसी ने अपने कुछ थाना कचहरी के मसाइल लेके जाने हैं एमएनए के पास, किसी ने अपने बच्चे की नौकरी के लिए जाना है, और किसी ने जो है वो अपने दीगर मसाइल को हल करने के लिए गली मोहल्ले के जो म्यूनिसिपल के अफेयर्स हैं वो भी मसाइल हल करने के लिए लेके जाने हैं। सो एक तो बात यह है कि शायद हमारे यहाँ वोटर्स का भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मंशूर के हवाले से, इसीलिए सियासी जमातों का मंशूर के ऊपर वो संजीदगी भी नजर नहीं आती जिसकी वजह से ये नजर आए कि इस मंशूर के ऊपर अमल होगा। और बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी तो वैसे भी कह चुके हैं कि क्या हम ख्वाब भी ना देखें, बेशक आप ख्वाब ही देखें। हाँ, तो ये बहुत अहम बात है कि ये मंशूर जो बनाए गए हैं, ये देखें, एक अहम बात ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि अगर हमें मुकम्मल 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो हम इसके ऊपर अमल करेंगे। तो साथ में एक ये शर्त भी आयद कर दी जाती है, तो ना वो किसी को मिलेगी, ना इस मंशूर पे अमल होगा, और ना आप कल किसी से ज़बानी जमा खर्च के अलावा ये कुछ भी नहीं है। रजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ 3 बातें इसमें बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि उनसे जब पूछा गया कि आप 1 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 1 करोड़ नौकरियां नहीं देंगे, हम अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। अच्छा। कि 1 करोड़ नई जॉब क्रिएशन हो, लेकिन हम 1 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, एक कमेटी होगी जी जो कि इस मंशूर की मॉनिटरिंग कमेटी होगी, जो हर 3 माह के बाद मीडिया को रिपोर्ट जारी करेगी कि इस मंशूर पे कितना एक अमल हुआ है। एक जो बात मुझे इसमें से मुस्बत लगी है वो ये है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाएगा। मेरा ख्याल है ये एक पहली ऐसी। वैसे रिजवान साहब, जिसको आप पॉजिटिव कह रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, वो खाना अफोर्ड कर सकते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो स्कूल भी नहीं जाते। वैसे तालीम का जो शोबा है वो तो प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होते। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट किया है लाहौर के पास 2 गांव के अंदर। अच्छा। और वहां पे अटेंडेंस का रेशियो 100% हो गया था, जो कि 70-72% था, और बच्चों के यहाँ विटामिन वगैरह की जो कमी थी वो दूर हो गई, न्यूट्रिशन खत्म। वो शायद ये एक्सपैंड करना चाह रहा है। ठीक है, मे भी इस हवाले से ही अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आज अदालत के अंदर क्या हुआ, समाअत के दौरान हुई तू मैं इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आज साइफर केस के मामले पर जब समाअत जारी थी, इस दौरान जज के दरमियान और बानी पीटीआई के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मीनवाइल शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाली। बेसिकली हुआ क्या था, आमिर सईद अब्बासी साहब अगर आप डिटेल से बता दें। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि गुज़श्ता 3 समातों से जो बानी पीटीआई हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि वो अदालत की प्रोसीडिंग्स का पार्ट ना बने और ताकि इसमें तारीख हो जाए, और कम से कम ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी से किसी तरह मामला आगे चला जाए। सही। और अदालत उन्हें बार बार ये कह रही है कि आप वकला बुलाएं अपने, ताकि क्योंकि तमाम गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कर चुके हैं, प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल कर चुकी है, 25 गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, और अब सिर्फ जिम्मेदारी है मुल्जिमान के वकला की कि वो आएं और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें, एग्जामिन करें, अपने जिरा करें, और उसके बाद इस मुकदमे का फैसला किया जा सके। सो अदालत ये चाहती है कि जल्द से जल्द वो अपना काम मुकम्मल करें और फिर 342 की जो फाइनल स्टेटमेंट होती है मुल्जिमान की वो हो, और फिर इस मुकदमे का फैसला कर दिया जाए। लेकिन तमाम जो वकला हैं उनके बानी पीटीआई और उनके शाह महमूद कुरैशी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ताखीर हो जाए। इसी पर फिर झगड़ा हो गया आज, क्योंकि अदालत ने बारहा मौका मिलने के बाद उन्हें ये कह दिया कि अगर आपके वकला नहीं आएंगे तो फिर स्टेट कौंसल आपके लिए जो सरकारी वकला होते हैं वो हमने मुकर्रर कर दिए। उन्होंने अदालत ने आज फिर मुकर्रर कर दिए जो सरकारी वकला हैं उनको कि आप इनकी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दें। तो इसी पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरफ भी सरकार है, इस तरफ भी सरकार है, और आपने हमें सजा देने का मंसूबा बना लिया। तो अदालत ने कहा कि हम आपको बारहा मौका दे चुके हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने वकला बुलाएं और जिरा करें, और ताकि इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस दौरान फिर तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो डिफेंस काउंसिल थे उनसे फाइल छीनी और वो हवा में उड़ा दी और दीवार को दे मारी। तो फिर जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने भी फाजिल जज को कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जज ने कहा कि देखें, मैं तो इवन अदालत छोड़कर यहाँ पर आपके लिए आता हूँ और आपके वकला यहाँ पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमने इस मुकदमे को आगे लेकर चलना है ताकि दीगर जो केसेस हैं वो मुतासर ना हो। तो यही हुआ, फिर इस पे तल्ख कलामी हो गई और हर मुमकिन कोशिश की गई जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी तरफ से कि हंगामा जारी रहे और मुकदमे की समाअत ना हो। ताहम अदालत ने आज 9 गवाहों पर जो उनकी जिरा है वो मुकम्मल करवा ली है, और अब इस मुकदमे की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अब कभी इम्कान है कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत अहम है और उसमें साइफर केस का फैसला होने जा रहा है, क्योंकि अदालत तमाम तरह अपनी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल कर चुकी है, और अब जो डिले करने की जो कोशिश थी बानी पीटीआई के वकला की वो भी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि अब सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए हैं और अब ये मुकदमा अपने हतमी नतीजे की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये टाइम बाय करने की जो ऑप्शन अवेल कर रही है पीटीआई, अनवर साहब, उसके पीछे क्या रीजन है कि वो चाहते हैं कि उनके वकला पेश ना हो? मुकदमे ने तो बहरहाल आगे बढ़ना है किसी न किसी सूरत में, और इसने अपने अंजाम को पहुंचना है। बहुत सीरियस मैटर है। सलमा, इसकी 2 वजूहात होती हैं। ये कोई भी नॉर्मल भी अगर आपको केस देखे ना, जो गिल्टी होते हैं वो इसी तरह किया करते हैं कि अपने वकला पेश नहीं करते, डेट ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम साइफर केस की तरफ। देखिए, एक बात तो ये ज़हन नशीन कर लिए, मुझे जो लगता है कि आपके 8 फरवरी से पहले साइफर का फैसला नहीं आएगा। ये सूट करता है मौजूदा जो पॉलिटिकल हालात हैं उनमें, क्योंकि अगर आप, मुझे लगता यह है कि अगर आप साइफर केस का जो फैसला है 8 फरवरी से पहले ले आएंगे तो जो गमो गुस्से की लहर है वो बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि 8 फरवरी के बाद जाएगा। दूसरी बात, जो शाह महमूद कुरैशी और जो साबिक चेयरमैन है पीटीआई, वो इस मुकदमे में ताखीर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये डिलेइंग टैक्टिस होते हैं कि शायद ये मुकदमा लिंगर ऑन किया जाए, और उसका ये होगा। अब देखें ना, उन्हें पता है कि दूसरी तरफ से जब सरकारी उन्हें वकील सफाई मिल गए हैं, सरकारी वकला आ गए हैं, तो ये बात वो जरूर करेंगे, इसको पॉलिटिकल हाइप क्रिएट करेंगे इस बात पर कि हमारे इस साइफर के केस में हमें इंसाफ फराहम नहीं किया गया। ये वो बुनियाद बनाकर इसको आगे लेकर चलेंगे। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि अब शायद ये 8 फरवरी के बाद जब आएगा तो शायद उस तरह ये मामला नहीं आगे बढ़ेगा पॉलिटिकली जिस तरह अब बढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ है वो पहले ही ये इल्जाम लगाती है एस्टेब्लिशमेंट पर भी और मौजूदा सिस्टम पर भी कि ना तो इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और इन्हें बल्कि दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और ऊपर से आप देखें कि बल्ला भी उनसे चला गया। अब हम इसके केस के कानूनी पहलुओं पर नहीं जाएंगे, मेरिट डीमेरिट पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल आपको एक्सपेक्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी के बाद इसका फैसला होगा, ताकि जो मतलूबा नताइज है वो भी हासिल कर लिए जाए। बिल्कुल ठीक है। रिजवान साहब, इस्तगासा के वकील ये कहते हैं कि इस केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है। उधर आजम खान ने जो बयान दिया था उसके बाद कहा जा रहा था कि केस को उन्होंने वीक कर दिया है, जो बातें वो एफआईए के सामने माने थे वो उन्होंने यहां पर नहीं की। लेकिन जब फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद साहब ने अपना बयान दिया
तो उसके बाद ये परसेप्शन बिल्ड होना शुरू हुआ कि अब ये बयान खान साहब को ले डूबेगा। तो बेसिकली ये केस जाएगा किस तरफ? देखिए, अनवर मजीद साहब जो कि उस वक्त एम्बेसडर थे, उन्होंने भी मेरा, जो बाद में फेडरल सेक्रेटरी भी रहे फॉरन के, वो उन्होंने भी एक बयान दिया था। वो भी अपनी जगह के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता नहीं हूँ। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसको जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बयान करता हूँ। ठीक। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासत जो है, वो अगरचे मौजूदा जो सियासत का जो तरीकाकार है, ये अंग्रेजों के दौर के अंदर मुतारफ हुई 1857 के बाद। लेकिन आप 1857 के पहले की हिस्ट्री देख लीजिए और उससे बाद की हिस्ट्री देख लीजिए। ठीक। मुलजिम पकड़ा जाता था, मोस्ट ऑफ द केसेस में बादशाह या हुक्मरान खुद ही जो है वो उसको सजा भी सुना देते थे। और फिर हम तारीख की किताबों में पढ़ते हैं कि फिर उनको जिला वतन कर दिया गया। अच्छा, ये रवायत जो है वो गोरे ने भी बरकरार रखी ना। ये जजायर इंडीमान और जजायर माल्टा, अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब की किताब है, बड़ी शुरा आफाक, माल्टा के असीरान, वो हमारे बच्चों को, अगली नस्ल को पढ़नी चाहिए। उसके अंदर क्या होता है कि एक मुल्ज़म पकड़ते हैं किसी भी जुर्म के तहत, जो कि रियासत के खिलाफ किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है, और उसको एक सजा दी जाती है, फिर उसको उस मुल्क से बैरूनी मुल्क रवाना कर दिया जाता है, और वो को 20 साल 30 साल के बाद वापस आते हैं वो। अब हमारे यहाँ भी सियासत के अंदर देख लीजिए आप, भुट्टो साहब की एक्सेप्शन निकाल के बाकी सबके साथ उनको सजा हुई, वो बैरूनी मुल्क चले गए, कुछ अरसे के लिए सियासत से बाहर हो गए, फिर वो वापस आ गए। मुझे लगता है खान साहब के जो भी एडवाइजर है, वो उनके साथ, अगर इस पैटर्न को हम देखें जो कि तारीखी तौर पे कई सौ सालों से इस सरजमीन के ऊपर आ रहा है, जो बानी पीटीआई के जो एडवाइजर हैं उनको मिस एडवाइज कर रहे हैं, सजा होने दें। आपने कभी देखा बेनजीर भुट्टो साहिबा को इस तरह रेजिस्ट करते हुए? यानी बानी पीटीआई तो पिछली दफा जब अदालत में पेश होने गए थे तो उन्होंने अदालत के ऊपर ईंटें चला रही थी। तो बजाय इसके कि वो कोऑपरेट करें कि लेट द पनिशमेंट, मतलब हो जाएगी पनिशमेंट, हो जाए, उसके बाद फिर वो उसके ऊपर अगला स्टेप ले और दोबारा पॉलिटिक्स के अंदर आए। वो पहले प्रोसेस को, सजा होने के प्रोसेस को जब तक रेजिस्ट करते रहेंगे, उनके मामला इसी तरह निपटे रहेंगे। हमारी रियासत ने इस तरह बात को खत्म नहीं होने देना जिस तरह वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी जो वो चाहते हैं वो नहीं होगा, मामला कुछ और है, और ये बहुत सीरियस मैटर भी है। डॉक्टर साहब, FIA ने प्रोपेगेंडा करने वालों को जो नोटिस दिए हैं, मैं उस पर भी आपसे पूछूंगी अगले सेगमेंट में, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिस पे ये सारा अदालत के अंदर हंगामा और ये हो रहा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी इम्पोर्टेंस है क्या? देखिए, 193 मुल्क हैं यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं, और लगभग 9 से 10 दर्जन ममालिक ऐसे हैं जिनकी किताबों में ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैसे मिलता जुलता कोई कानून एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये, इसकी वजह ये है कि एक तो कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इस एक्ट के थ्रू देते हैं, रियासती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है ये एक्ट, और सफारती ताल्लुकात। अब ये तीनों चीज़ें आजकल की दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ममालिक की सलमा में लिस्ट देख रहा था जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसकी सजा जो है या वो उम्र कैद है और या वो डेथ पेनल्टी है, सजाए मौत है। और उन मुल्कों में चाइना है, ईरान, रशिया, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, क्यूबा, वियतनाम, सिंगापुर भी उनमें, और हमारे यहाँ भी यही है। हमारे यहाँ उम्र कैद का जिक्र है, मेरे ख्याल डेथ, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने कहा है, कहा है कि 14 साल या फिर आपको सजाए मौत दिलवानी। बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं जो उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, इसलिए इतनी बड़ी जबरदस्त सजा जो है वो रखी गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दो चीजें डिस्कस करेंगे। हैदराबाद की पॉलिटिक्स और उन लोगों की बात भी होगी जिनको रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक कमेटी बनी थी जिसने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना था जो सोशल मीडिया पर अदालत के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, जजेस के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, और आज उन लोगों को नोटिस भी भेजे गए हैं। डॉक्टर साहब, प्रोपेगेंडा करने वालों को नोटिस क्यों गए हैं FIA की तरफ से? देखिए सलमा, दो बहुत इंपॉर्टेंट इदारे हैं, हर स्टेट में होते हैं, एक फौज और दूसरी अदलिया। अब फौज के अंदर फौजी एहलकार हैं और अदलिया के अंदर जज हजरात हैं। फौजी एहलकार और जजों का जो दो चीजें उनके पास होती हैं, एक इख्तियार और एक उनकी साख। साख और इख्तियार की बुनियाद पे सारा काम वो चलाते हैं।
यानी कि देखिए अदलिया के पास कोई अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, उनकी तरफ साख है और साख के ऊपर वो सब चलते हैं। तो दुनिया भर में अगर फौजी एहलकारों को या जजों को निशाना बनाया जाए और उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जाए या इख्तियार के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज की जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, तो वहां पे सख्त इकदाम लिए जाते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में। बहुत सारे ममालिक में जो जायदाद की जब्ती का लिखा गया कि अगर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ या फौज के खिलाफ, तो आपकी जायदाद भी जब्त हो सकती है और फिर कैद की सजा तो हो ही सकती है। तो ये जायदाद की जब्ती जो मैंने बहुत सारे मुल्कों में कानून का हिस्सा देखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एलैबोरेट भी कर दिया, और वाकई जो इदारों के तशख्खुस को पामाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो सारे लोग हैं, बड़े नामी ग्रामी लोग इसमें शामिल हैं, जो अदालत के अंदर बैठते हैं, सारी प्रोसीडिंग देखते हैं और बाहर आके उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं और फिर अदालत के खिलाफ इस तरह के बयानात भी देते हैं जो उनकी साख को मजरू करे। हैदराबाद की पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। अनवर रज़ा साहब, हैदराबाद NA 219 में कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला होगा। MQM के प्रोफेसर अब्दुल अलीम खानजादा होंगे यहाँ पे, पीपल्स पार्टी के अली मोहम्मद होंगे, TLP के मोहम्मद इरफान कुरैशी और PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार होंगे डॉक्टर मुस्तंसर। अब ये वो इलाका है हैदराबाद, 3 हल्के हैं, यहाँ MQM का होल्ड भी है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, TLP का वोट बैंक भी मौजूद है। तो यहाँ आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? देखिए सलमा, जो आपने TLP के वोट बैंक की बात की, वो तो नुकसान पहुंचा सकता है विनिंग कैंडिडेट को, अगर आप समझते हैं, डेंट डाल सकता है। जी बिल्कुल, तो वो पीपल्स पार्टी का हो या फिर MQM का। अब वहां पर आपको पता है कि हैदराबाद में अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें और वहां पर काम की सिचुएशन देखें, वहां पर जो लोगों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लगाव है और जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उसमें देखें तो उनकी पोजीशन खासी बेहतर है। MQM की अगर आप बात करें तो MQM अगर कंपैरेटिवली देखें पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो मैं समझता हूं कि सेकंड नंबर पर आएगी। अब आपने जो TLP के वोट बैंक की बात की और बाकी जो लोगों की बात की, जो इलेक्शन डे वाले दिन होता है, ये एक अलग सी साइंस है कि बरादरी का वोट भी होता है, पार्टी का वोट भी होता है। फिर उस वक्त आपको जो आपके साथ होते हैं वो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आपको इस जमात को नहीं, इस जमात को वोट देना चाहिए। तो इलेक्शन डे वाले दिन भी बहुत जो चेंजिंग्स आती हैं। और फिर आपने देखना होता है कि कौन सा कैंडिडेट है कि जो घर से वोटर्स को लेकर वहां पर पहुंचाता है, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाता है। फिर आपने देखना है कि कौन उनके क़याम का भी ख्याल रखता है। ये चीजें भी बड़ी मैटर करती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि पूरे इस अपने टेन्योर के दौरान कौन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, कौन लोगों की गमी और खुशी में जाता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब जो सिनेरियो चल रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें अनप्रेडिक्टेबल है। कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, कौन सा नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं। आप कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकती कि ये कैंडिडेट जिसके बारे में आप यकीन से कह सकती हैं कि ये नंबर 1 पोजीशन पे होगा, ये 2 पे, ये 3 पे होगा। तो हालात ऐसे बन चुके हैं। ठीक है रिजवान रज़ी साहब, एक तो 2018 के जब इलेक्शन हुए तो उसमें MQM ने 2 सीट्स ली थी, पीपल्स पार्टी ने 1 सीट ली थी। लेकिन लास्ट टाइम जब बलदियाती इलेक्शन हुए कराची में और हैदराबाद में, उस वक्त ये हुआ था कि MQM के बॉयकॉट की वजह से पीपल्स पार्टी को बेनिफिट मिला था दोनों जगहों पे। आपके ख्याल में हैदराबाद मजबूत कला किसका साबित हो सकता है? शहरी इलाकों में कहा जाता है कि MQM बहुत ज्यादा मजबूत है हैदराबाद में, और जो दही इलाके हैं वहां पे पीपल्स पार्टी का होल्ड बहुत ज्यादा है। देखिए, MQM के अंदर एक बड़ी खौफनाक डिवीजन है और वो खौफनाक डिवीजन MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की है। और लंदन से तो हमेशा बाइकाट की आवाजें आया करती हैं, इस दफा अभी तक नहीं आई, जो कि हैरत अंगेज है मेरे लिए जाती तौर पे। वो आ जाती है। इसमें जो हम इस बात को भूल रहे हैं वो ये है कि वहां पे एक पार्टी एग्जिस्ट करती थी पिछली दफा, जिसका इम्पैक्ट था, जिसकी सीटें बहुत ज्यादा थी कराची में से। उसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स जो हैं वो उस तरह से ना तो अपनी कैंपेन कर रहे हैं या कर पा रहे हैं और ना ही उस तरफ से सामने हैं। अब उस वोट ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी झोली के अंदर किसी न किसी गोद में जाके गिरना है। ठीक। और वो वोट जो है वो TLP से ज्यादा मुझे उस वोट का लगता है कि वो उसने किसी की जो बिगड़ी बना देनी है और किसी की बनी बिगाड़ देनी है। उसका भी एक फैक्टर होगा इन दोनों सीटों के ऊपर। और मुझे लगता है कि शायद जो है वो TLP से ज्यादा ये जो खामोश वोटर होगा, डेस्परेट वोटर होगा, जो अपने लिए नई, जिसको बाजार अपनी राय का इजहार नहीं करने का मौका मिल रहा होगा या मौका दिया जा रहा होगा, वो एक ज्यादातर फैसला कुन किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब, अगर गवर्नमेंट बना लेती है पीपल्स पार्टी पूरे सिंध के अंदर ओवरऑल, और MQM महदूद हो जाती है हैदराबाद कराची तक या शहरी इलाकों तक,
उस सूरत में नुकसान हमने हमेशा ये देखा है, कराची की बात हो, हैदराबाद की हो, कहीं पे भी डेवलपमेंट रुक जाती है क्योंकि ये दोनों पार्टीज कोऑपरेशन के साथ कभी भी तरक्की के लिए, फलाह के लिए काम नहीं करती। हैदराबाद में बहुत ज्यादा मसाइल है, जिन लोगों ने हलकों का विजिट किया, आपने वो प्रोग्राम्स देखे होंगे, तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे? कि मैं इस सवाल के साथ साथ पहले उस पर कमेंट करना चाहूंगा जो नोटिस जारी हुए सीनियर सहाफियों को। मेरा ये जाती ख्याल है कि ना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को ये जेब देता है कि वो इस केस को परसू करें, या वो इवन FIA को ये कहें कि वो इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करे जिन्होंने किसी भी तरीके से फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज किया या कमेंट किया या उसके ऊपर कोई भी बात की। क्योंकि देखिए, मेरा ये जाती ख्याल है कि जो हमारे इदारे हैं वो इस तनकीद से बहुत बाला हैं। ना इस तनकीद से हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको कोई फर्क पड़ता है, ना उनका कोई मुकाम कम हो सकता है, और ना ही हमारी अदलिया का कोई मुकाम कम हो सकता है। क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं उनके बात करने से इदारों में ना सिर्फ बेहतरी आती है बल्कि उसमें एक हर जो शख्स है उसकी राय का एहतराम होना चाहिए। और इसकी ये बात तो दुरुस्त है डॉक्टर साहब की कि उसमें कुछ लिमिटेशन जरूर होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर नोटिस ले चुकी है, अब केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, मेरा ये जाती ख्याल है कि ये मामला सेटल हो जाएगा और इसमें इन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने किसी भी तरीके से, जिसमें बहुत नामी गरामी नाम है, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि बहरहाल कुछ लोगों ने तो बहुत लिमिट्स के अंदर रहते हुए सिर्फ फैसले की हद तक उसको तनकीद का निशाना बनाया, तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी अहम बात यह है जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी और MQM सिंध के अंदर अगर MQM जो है वो सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद रहती है और पीपल्स पार्टी अगर सूबे में आ जाती है, तो एक बात बहुत अहम है, हैदराबाद के अंदर MQM दोबारा रिवाइव कर रही है। जिस तरह कराची के अंदर वो दोबारा रिवाइव कर रही है, इसी तरह हैदराबाद के अंदर भी वो वापस रिवाइव कर रही है, अपनी उस तमाम पोजीशन को लेकर आ रही है। रजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसमें जो PTI का वोट है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि वो बज़ाहिर ये लगता है कि वो, क्योंकि पहले वही वोट था जो MQM का वोट होता था, वो गया था PTI की तरफ, और MQM ये कोशिश कर रही है कि हम उस वोट को वापस लेकर आएं और दोबारा उसको लें। लिहाजा लेकिन MQM की देखिए अहमियत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। MQM हमेशा मरकज में हुकूमत का हिस्सा होती है, लिहाजा वो वहां पर अपना वोट डालेगी और अपना वजन डालेगी, लिहाजा वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी सिंध के अंदर भी। और जो हैदराबाद है वहां पर लगता ये है कि MQM दोबारा अपनी पोजीशन को बहाल कर लेगी। कराची की सीट्स नॉर्मली MQM ले जाती है। अनवर साहब, क्या MQM के अंदर की टूट फूट और तकसीम, क्योंकि जाहिर है वो उस तरह की पार्टी नहीं है बाकी कन्वेंशनल पार्टीज की तरह, और अभी जब बानी MQM जब से बाहर गए उसके बाद हालात कुछ तब्दील हुए, अभी MQM की जो शक्ल हमारे सामने है वो कभी भी ऐसी नहीं थी, वो उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है। क्या ये टूट फूट आइंदा इंतखाबात में डेंट डालेगी MQM को? बिल्कुल सलमा, देखिए MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की अगर बात करें तो जो तकसीम है वो हमेशा इदारों को नुकसान पहुंचाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इदारा हो। तो आप देखिए कि जब से MQM के अंदर तकसीम है, आप उनके लोगों को देख लीजिए कि ना तो उन्होंने उस तरह जो पार्लिमानी सियासत है उसमें हिस्सा लिया, बड़े अलग से रहे। अब अगर MQM की तकसीम की वजह से किसी थर्ड पार्टी को भी इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए कि जो MQM लंदन के लोग हैं जिनकी एफिलिएशन बानी MQM के साथ है, वो किस तरह उसके MQM पाकिस्तान के लोगों को वोट देंगे, और MQM के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह MQM लंदन के लोगों को लोग देंगे। लिहाजा ये वो वोटर है कि जो तीसरी कुव्वत की तरफ देखेगा, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें आजाद जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनकी तरफ भी देखा जा सकता है। और जो आपने बात की, रजी साहब ने भी, आमिर ने भी, कि देखिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है उसने भी तो कहीं जाना है, उसने अपनी नफरत का इजहार भी तो करना है सारे जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसके तनाजुर में, तो डेफिनेटली वो वोट भी कहीं ना कहीं जरूर जाएगा, वो वोट कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। रिजवान साहब, आखिरी कमेंट, लास्ट मिनट चल रहा है हमारा, अगर मजहबी जमातों का जो इत्तेहाद है वो सामने आ जाता है किसी न किसी सूरत में, जाहिर है कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर मजहबी जमातों का भी अच्छा वोट बैंक है, जमात इस्लामी का भी है, TLP का भी है, उसके अलावा सुन्नी तहरीक और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो क्या ये MQM का वोट ग्रैब करेंगे, पीपल्स पार्टी को डेंट डालेंगे, उस सूरत में पोजीशन क्या बनेगी? मेरा ख्याल ये है कि वो मजहबी पार्टियों में के कैंडिडेट भी तकरीबन खड़े हुए हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कम से कम इन इलेक्शन में तो मैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा ना ये जो बात है उसके हवाले से उस पर बात करना चाह रहा था, जो हमारे कुछ दोस्तों को, कुलीग्स को नोटिस जारी हुए। देखिए, जहां तक तो मैं तो इस बात का आर्टिकल 93 का हामी हूँ, 19 का हामी हूँ
कि अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव तनकीद की है जजमेंट के ऊपर, वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी जज की जात को निशाना बना रहे हैं और उनको गालियां दे रहे हैं, और गालियां भी ऐसी कि नगुफ्ता बे हैं, तो उससे तो फिर किसी कानून का हरकत में आना बनता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 की भी लिमिटेशन है, जहां से मेरी आजादी खत्म होती है वहां से आपकी आजादी शुरू होती है। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे जाती तौर पे अब्यूज करें, यानी आजादी इजहार राय का गलत इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लिमिटेशंस होती हैं, हुदूदो क़यूद होती हैं इन आजादियों के अंदर भी। बहुत शुक्रिया रिजवान रजी साहब, आज आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।